पर इन्हीं दिनों एक बड़ी दिक्कत सामने आई। दिक्कत यह आई कि 47 में जैसे अपना देश आजाद हुआ था, वैसे ही दो देश बन गए। एक देश बन गया भारत और एक देश कौन सा बन गया? पाकिस्तान। पाकिस्तान ने आजाद होते 3 हमले किए। कितने हमले किए? एक हमला किया कश्मीर। कहां पे किया? कश्मीर पे हमला किया। एक हमला किया बलूचिस्तान। कहां पे किया? बलूचिस्तान पहले पाकिस्तान का अंग नहीं था। बलूचिस्तान अंग्रेजों ने अलग से ही छोड़ रखा था कि बलूच अलग है, लेकिन पाकिस्तान ने वहां पर हमला किया। एक हमला किया जैसलमेर। कहां पे किया? तीनों साइड से बाउंड्री पर आक्रमण कर दिया। एक कहां पे किया? कश्मीर। एक कहां पे किया? एक कहां पे किया? बलूचिस्तान पाकिस्तान पूरा खा गया। पूरे बलूचिस्तान पे पाकिस्तान ने क्या कर लिया? इसलिए बलूचों की आज भी मांग है, हमें आजादी दो। बलूच आज भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने बाकायदा अपने बलूच आर्मी बना रखी है। बलूचिस्तान अपना अलग से राष्ट्रपति बनाता है कि हमारे पाकिस्तान वाले राष्ट्रपति से हमारा कोई भी लेना देना नहीं, हमारा राष्ट्रपति अलग है। हालांकि बलूचिस्तान का राष्ट्रपति रहता स्वीडन है। क्या रहता है? क्योंकि पाकिस्तान में तो पाकिस्तान वाले पकड़ के मार दे, तो वो रहता कहां पे? स्वीडन। और वो कहता आज ना कल एक दिन बलूचिस्तान आजाद होगा। आजाद होगा तो मैं स्वीडन से डायरेक्ट कहां चला जाऊंगा। और हर 5-5 साल में चेंज और करते हैं वो राष्ट्रपति अपना स्वीडन में। अब 5 साल खत्म हो गया, अब नया राष्ट्रपति बनेगा हमारा, अब नया बनेगा, लेकिन रहते कहां पे सारे के सारे? और यहां लड़ रहे हैं पाकिस्तान से बाकायदा। आर्मी वार्मी उनकी यहीं पे काम कर रही है, लड़ते रहते। अभी थोड़े दिन पहले, मतलब 7-8 महीने पहले, पाकिस्तान की आर्मी का एक हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा था, बलूच के ऊपर से निकल रहा, बलूचिस्तान के ऊपर से निकल रहा, नीचे से मिसाइल मारी, पूरा नीचे गिरा दिया। 12 अफसर मारे, 12 अफसर मार दिए थे उन्होंने। उससे अभी 3-4 महीने पहले उनकी एक लड़की, वेल एजुकेटेड 35 साल की एक लड़की जो किसी कॉलेज में लेक्चरर थी, वो सुसाइड बॉम्बर बनी और कराची के अंदर एक ऑफिस के अंदर घुसी, पूरा ऑफिस उड़ा गई। आपको क्या लगता है पेशावर में धमाके और कौन करता है? अभी थोड़े दिन पहले में पाकिस्तान धमाके, तो ये पाकिस्तान वाले खुद ही कर लेते हैं। तो बलूच आर्मी वाले ये है, इस प्रकार के लोग हैं, ये इस प्रकार धमाके करते हैं। उनका एक ही सपना है कि बलूचिस्तान को क्या करवाना है? आजाद। क्योंकि बलूचिस्तान पहले पाकिस्तान का पार्ट है और भारत तन मन धन से सहयोग देता है ना। अपना सब अपना ये है कि बलूचो तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। तो बात बताई होगी ना मैंने एक दिन पहले भी, कभी नहीं बताई थी क्या? कि 2015 में तो अपने बाकायदा दिल्ली में लाल किले से मोदी जी भाषण दे रहे थे, और भाषण देते देते भाई के पता नहीं क्या मूड में, और भाई भाषण देते देते बोल गए, कहा मित्रों पूरे भारत को आजादी की शुभकामनाएं और बलूचिस्तान को भी आजादी की शुभकामनाएं। तो हाथों हाथ पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया, उनका बलूचिस्तान को किस बात की शुभकामना? तुम भारत के प्रधानमंत्री, भारत को तो शुभकामना। और पाकिस्तान ने कहा भारत के प्रधानमंत्री ऐसा कैसे कह सकते हैं कि बलूचिस्तान को शुभकामना? हमने कहा कि गलती से हो गया, गलती से ऐसे निकल गया था मुंह से। हमने तो मामला जैसे तैसे करके रफा दफा गया। हमने भाई कहा भाई खुले हम थोड़ी कहते हैं यार ऐसे। भाई ने कहा मित्रों हो जाता है कई बार ऐसे, है ना। पर भाई साहब हाथों हाथ, मतलब इधर प्रधानमंत्री जी ने बोला था और उसके 15-20 मिनट बाद स्वीडन के अंदर जो बलूचिस्तान का राष्ट्रपति बैठा रहता है उसने ट्वीट किया कि आज भारत के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी को बलूचिस्तान के समस्त देशवासियों की तरफ से हृदय की अनंतिम गहराइयों से हम शुभकामना प्रेषित करते हैं। आज हम जो बलूच भाइयों का साथ दिया है, बलूच हमेशा इस बात को याद रखेंगे। हम अंदर राजी हो रहे, करना तो यही था हमें। डन है, मामला एकदम सही चल रहा है अपने। तो बलूचिस्तान आज नहीं तो कल आजाद होगा, और हम खुद भी चाहते हैं कि बलूचिस्तान आजाद हो। पाकिस्तान की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो बलूच कभी भी आजाद हो सकते हैं। तो बलूच किस लिए आजाद होने की मांग कर रहे हैं? क्योंकि बलूच पहले पाकिस्तान का हिस्सा, बाद में उनको जोड़ा गया, इसलिए बलूचिस्तान वालों की मांग है कि हम क्या होंगे? आजाद होंगे। और आजकल तो बलूचिस्तान वालों को एक साथ और मिला हुआ है तालिबान का, वो उधर से और लगे होंगे, कुटो तुम पकड़ के इनको, हम तुम्हारे और साथ खड़े। ये तो मैंने आपको बताया था कि तालिबान वाले आजकल केवल एक ही देश के दोस्त हैं, भारत। भारत को छोड़ के उनकी आजकल किसी के साथ ढंग से नहीं बन रही। अपने को उन्होंने कर रखा है कुछ ही करो, इसलिए पाकिस्तान आजकल बापड़ा दबा हुआ है, क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ अपने। तो अभी तो उन्होंने थोड़े दिन पहले तालिबान वालों का एक बयान ही था कि हम 1971 दोहरा देंगे। क्या दोहरा देंगे? 1971 उनका कहने का मतलब था 1971 में पाकिस्तान के टुकड़े हुए थे, एक टुकड़ा भारत, सॉरी पाकिस्तान, और एक टुकड़ा कौन सा? बांग्लादेश। दोहरा देंगे मतलब बलूचिस्तान आजाद कर देंगे। और इस बार तो बलूच नहीं, बलूचों को तो कम सहयोग है, उनका सहयोग है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को। पाकिस्तान में 4 राज्य है, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बलूचिस्तान। बलूच कब से मांग कर रहे हैं आजाद दी जाए? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत वाला जो इलाका उसमें अफगान ही रहते हैं,
इसलिए तालिबान वाले कहते हैं ये जब हमारे हिस्सा भी हमारा है। भाई जब लोग अफगान है तो क्षेत्र भी किसका है? अफगानिस्तान। जहां अफगान रहे वो क्या होगा? अफगानिस्तान। इसलिए उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत हमें दिया जाए। तो उन्होंने पाकिस्तान को साफ साफ धमकियां दी। भाई साहब दोबारा कभी इस प्रकार की बात की ना, हमारे खिलाफ कुछ बोले तो हम 1971 दोहराएंगे। कुल मिलाकर कहना चाहता है कि जो भारत ने किया था इस बार हम कर देंगे। और अपन ने कहा कि हम तो साथ हैं ही आपके, है ना, हमारी तरफ से डन हो आप। तो भाई बांग्लादेश तो पूरा ही अपना बनवाया हुआ है ना। मैं 1971 तो भारत के एक एक बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए कि किस स्ट्रेटेजी से हम पूरा का पूरा देश तोड़ गए। कि भाई हुआ क्या था कि इधर से ये बांग्लादेश में पंगे चल ही रहे थे, पाकिस्तान उधर से पंगे करता ही रहता था, कुछ ना कुछ बोलता ही रहता था पाकिस्तान। मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। 65 में लड़ाई कर गया था हमसे, 48 में लड़ाई कर गया, 65 में लड़ाई कर गया। इस बार इंदिरा गांधी अपने बने हुए थे पीएम, और अपने को लगा कि ये वापस कुछ ना कुछ पंगा करेंगे। इधर क्या पाकिस्तान में लोकतंत्र आया ही नहीं था कभी। आपने तो क्या हाथों हाथ चुनाव हो गए थे। पाकिस्तान में चुनाव हुए नहीं, पाकिस्तान में हाथों हाथ सेना ने अपने हाथ में शासन ले लिया था। तो अयूब खान वो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा लगा के सेना अध्यक्ष वहां पर सब कुछ बनने लग गए। पाकिस्तान ने 1970 के आसपास में चुनाव करवाए तो उसमें बांग्लादेश की पार्टी जीत गई। कहां की पार्टी जीत गई भाई? तब तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान था, इधर वाला भी क्या था? पाकिस्तान। अच्छा बांग्लादेश वालों की समस्या क्या? उनकी समस्या ये कि वास्तव में अलग मुस्लिम देश की डिमांड करने वाले जो लोग थे, वो ज्यादातर जो मुस्लिम नेता थे वो थे यूपी और बिहार के। कहां के थे? एक बड़ी विडंबना है कि जिन्होंने पाकिस्तान मांगा था वो पाकिस्तान गए नहीं। भाई मांगने वाले तो हमने यूपी बिहार वाले थे सारे के सारे, यहाँ के मुस्लिम नेता थे। अब नेता नेता तो उधर चले गए, बाकी जनता जा नहीं पाई। बाकी विभाजन किसने किया? किसका किया आपने? एक तो पंजाब का विभाजन कह रहे, किसका किया? बंगाल। यूपी बिहार वाले जो मुस्लिम नेता थे, यूपी बिहार के जो मुसलमानों की लैंग्वेज थी वो थी उर्दू, या यूपी बिहार की लैंग्वेज कौन सी थी? उर्दू। अब यदि इस्लाम के आधार पर पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान की भाषा क्या होनी चाहिए? उर्दू। इसलिए ये इधर वाले तो मान गए, पंजाब सिंध वाले इन्होंने कहा भाई ठीक है उर्दू पढ़ लेंगे। हालांकि आज भी पाकिस्तान वालों में ज्यादातर लोगों को उर्दू बोलनी नहीं आती। वो लिख लेते हैं केवल कि भाई वही उनका मीडियम है इसलिए लिख तो लेते हैं, लेकिन बोलते अभी भी पंजाबी है। पंजाब वाले पंजाबी बोलेंगे, सिंध वाले अपने सिंधी बोलेंगे, बलूचिस्तान वाले बलूच बोलेंगे, उधर वाले उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत वाले पख्तून बोलेंगे। बोलियां चेंज कैसे हो सकती है? आप इतने पीढ़ियों से जो बोलते थे वही बोलोगे। आप इनके वसीम अकरम के, शोएब अख्तर के, इनके सारे के सारे इंटरव्यू सुन लो, इनके सारे के सारे इंटरव्यू पंजाबी में मिलेंगे। सारे सारे पंजाबी बोलते रहते हैं क्योंकि इनकी भाषा ही कौन सी है? पंजाबी। अब उधर बांग्लादेश की भाषा कौन सी थी? बांग्ला। जब उर्दू लगाई तो का पूरे पाकिस्तान की उर्दू होगी, तो मतलब बांग्लादेश की दो पाकिस्तान थे, ये पूर्वी पाकिस्तान था, ये कौन सा था? पश्चिमी। तो कहा इसकी भी क्या होगी? उर्दू। अब जब बात आई साहब इसकी भी उर्दू होगी, तो बांग्लादेश वालों ने विरोध किया, उनका नाम भाषा हमारी बांग्ला रहेगी, देश हम पाकिस्तान के अंदर शामिल हो जाएंगे लेकिन उर्दू भाषा को स्वीकार। इसलिए ढाका यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट बाहर खड़े होकर नारे लगा रहे थे, उर्दू भाषा नहीं चलेगी, उर्दू भाषा नहीं चलेगी, हमें बांग्ला चाहिए, हमें बांग्ला चाहिए। पाकिस्तान की पुलिस जो है फायरिंग करती है, उसमें 5 लड़के शहीद हो जाते हैं। वो दिन था आपके 21 फरवरी। कौन सा दिन था? जिस दिन मनाया जाता है मातृभाषा दिवस। क्या मनाया जाता है? तो ये मातृभाषा दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ढाका के अंदर 5 जो लड़के थे वो भाषा के लिए शहीद हो गए थे, इसलिए क्या बनाया जाना चाहिए? पहले वो कह रहे थे हमें तो भाषा दे दो हमारी, पाकिस्तान ने भाषा नहीं दी, धीरे धीरे वो मूवमेंट इतना बड़ा, उनका देश दो। पहले बांग्ला भाषा दो, फिर कहा हमारा क्या दो? बांग्लादेश। चुनाव हुए, चुनाव में बांग्लादेश वाली पार्टी जीत हो गई, बांग्लादेश वाली पार्टी जीती तो इधर वाले पाकिस्तान वालों ने उस बांग्लादेश वाले शेख मुजीबर रहमान को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तो उन्होंने कहा यार हमारा नेता जीते तो जेल में डाल दो, हमारी भाषा तुम लगाने नहीं देते तो अब तुम तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं। तो उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया, तो पाकिस्तान वालों ने बांग्लादेश वालों को कूटना शुरू किया, ढंग से कूटा पकड़ के। जनरल टिका खान और उनको भेजे गए कि घरों में घुस घुस के मारा जाए एक एक आदमी को। जब मारना शुरू किया तो बांग्लादेश वाले भाग के इंडिया की तरफ आए। इंडिया की तरफ आए तो अपने शरणार्थियों की समस्या बढ़ गई, अपने चारों तरफ से शरणार्थी आने लगे। अपने कहां पाले भाई, अपने कहां रखें? तो अपने अब दिमाग में अब क्या किया जा सकता है। अपने बांग्लादेश वाले नेताओं से बात की, तुम्हारे मन में क्या है ढंग से बताओ सही। तो उन्होंने कहा हमें देश ही चाहिए अलग। तो हमने कहा ठीक है फिर हम प्रबंध करते हैं, तुमसे तो नहीं हो पाएगा, फिर पूरा हम ही जुगाड़ देखते हैं। तो हमारे अब दिमाग में था कि अब युद्ध लड़ेंगे, युद्ध लड़के बांग्लादेश को पाकिस्तान से क्या कर देंगे। इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को बुलाया। सैम मानेकशॉ अपने थल सेनाध्यक्ष हुआ करते, सैम जनरल सैम से अच्छा जनरल नहीं मिले अपने को। जनरल सैम को बुलाया, जनरल सैम को बुलाया। 1971 के शुरुआती दिनों की बात है, जनवरी फरवरी के आसपास की बात है, मार्च के आसपास की बात है। जनरल सैम को बुलाया गया, जनरल सैम युद्ध की तैयारियां करो, हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे और पाकिस्तान पे हमला करके और बांग्लादेश को अलग करेंगे। और हमला भी ऐसे करना है कि लगना नहीं चाहिए हमने हमला किया है।
लगना चाहिए कि पाकिस्तान ने किया है। जनरल से हमने कहा मैम एग्जैक्टली जैसा आप सोचते हो वैसा वैसा करेंगे, लेकिन हमला अभी नहीं, हम दिसंबर में करेंगे। अभी नहीं, कब करेंगे? क्यों नहीं, अब क्यों नहीं करोगे? मैम आगे गर्मियां आ रही है, गर्मियों के अंदर से चाइना की तरफ से बर्फ पिघल जाती है, और यदि हमने पाकिस्तान पे हमला किया या पाकिस्तान के साथ कोई भी लड़ाई की, चाइना साथ देने के लिए आएगा। इसलिए अब जून में नहीं लड़ना, गर्मियों में नहीं लड़ना, तो दिसंबर में क्या हो जाएगा? दिसंबर के अंदर बर्फ पड़ेगी भयंकर, चाइना के रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे, इसलिए चाइना साथ देने नहीं आ पाएगा, ये अकेला रहेगा, इसको कूटेंगे ढंग से अपने। पक्का सेम श्योर हो तुम इस बारे का? मैम डैम श्योर, 200% श्योर। आप चिंता ही मत करो, आप दिसंबर में 15 दिन दे देना, 15 दिन में पाकिस्तान को तहस नहस कर देंगे। और प्रधानमंत्री ने क्या विश्वास दिखाया होगा उस जनरल पे कि डन, तुम तैयारी करो, मैं मेरी तैयारियां शुरू करती हूँ। इधर से भारत सरकार ने एक तैयारी की। भारत सरकार ने कहा कि पाकिस्तान के जो भी जहाज भारत की सीमा से होकर बांग्लादेश जाते हैं उनको जाने की अनुमति नहीं, हम तुम्हारा एयर स्पेस समाप्त करते हैं, हमारी बाउंड्री से ऊपर से तुम्हारा कोई भी जहाज जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि तुम वहां के देशवासी जो है उनको पीटते हो, मारते हो, और हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर से तुम्हारे जहाज जाके उनको पीटे, हम तुम्हारा एयर स्पेस बंद करते हैं। क्या ठीक? इधर हमने श्रीलंका के साथ में एक संधि की, हमने श्रीलंका कहा कि गरीबड़े वैसे तुम्हारे पास ज्यादा सामान है नहीं कुछ, तुम अपने एयरपोर्ट की सुरक्षा कैसे करते हो रे? तो उनका साहब चल रहा है मामला, सुरक्षा तो नहीं होती है बट ठीक ठाक देख लेते हैं मामला। तो हमने श्रीलंका कहा कि तुम हमारे साथ एक संधि करो, हम तुम्हारे एयरपोर्ट की सुरक्षा करेंगे। एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? भारत। अब एयरपोर्ट पे पूरी इंडियन आर्मी लगी हुई, वहां श्रीलंका के एयरपोर्ट पे सब पे क्या लगी हुई? इंडियन आर्मी। अब पाकिस्तान को अपने जहाज भेजने, तो पाकिस्तान अपने जहाज भेजता कराची से कोलंबो, कोलंबो से ढाका, और पास में एयर स्पेस लगेगा नहीं, तो वो कोलंबो उतरते, कोलंबो में फ्यूल लिया करते जहाज, कराची से कोलंबो आते, यहाँ से फ्यूल लेते, बाद में यहाँ से कहाँ उड़ते? ढाका। अब एयरपोर्ट पे रुकेंगे, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी कौन कर रही है? इसलिए इंडियन आर्मी को एग्जैक्टली पता होता था कितने जहाज गए, कौन कौन गया, कौन आया, कब गया, हथियार गया नहीं गया, सब कुछ पता था। हम पूरी योजना के साथ थे। इधर इंदिरा गांधी ने अपनी विश्व यात्रा प्रारंभ की। इंदिरा गांधी घूम रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, सब देशों में अलग अलग जागे, और कह रहे हैं भाई ये पाकिस्तान मान नहीं रहा, ये बांग्लादेश में ऐसे करना चाहता है, और बांग्लादेश वाले हमारे देश में आ रहे हैं, हम इनसे कैसे निपटेंगे, प्लीज दुनिया वालों समझाओ। इंदिरा गांधी को कहना चाह रहे थे कि मैं तो मारूंगी, और मैं मारूंगी तब तुम कहोगे क्यों मारा, तो मैं कहूंगी मैंने तुमसे पहले रिक्वेस्ट की थी कि समझा लो, तुमने नहीं समझाया, तो हमारे पास और कोई भी चारा नहीं बचा, ताकि हम विदेश नीति के स्तर पर कमजोर ना पड़े, हम जासूसी के स्तर पर कमजोर ना पड़े। और हमने अपनी सेना की फुल तैयारी की, दिसंबर में तो अपने करना है। 1 दिसंबर को हमने युद्ध शुरू किया था, एग्जैक्टली 15 दिन, 16 दिसंबर को पाकिस्तान का सरेंडर है। जनरल को क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा कि उसने कहा था 15 दिन दीजिए, 15 में करो दूंगा। 16 दिसंबर को पाकिस्तान के 93,000 फौजी हमारे सामने घुटने टेक के बैठे हुए थे। दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर है आज दिन तक। ऐसा कभी नहीं होगा किसी दुश्मन देश के इतने सैनिकों ने एक साथ नाक रगड़ कहा कि धूल खाई। आइंदा के बाद में हमेशा कोई भी काम है। इस बार जब ये आपका 2020 वर्ल्ड कप चल रहा था तो हम हार गए थे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से। इंग्लैंड वालों ने ढंग से कूट दिया था अपने को। अपन 168 बनाए, 168 तो वो 2 ही बना गए। बटलर और उनका हेक्स वेक्स कौन आया था, वही कूट गए अपने को, 10 विकेट से हारे। अच्छा, इससे पहले एक बार पाकिस्तान वालों ने अपने को 10 विकेट से हरा दिया था। तो इनका दिमाग खराब हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि इस बार जो फाइनल होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में होगा, तो उसने पाकिस्तान का झंडा लगा के उधर लिखा 152-0 कि वो टीम जिसने भारत को 152-0 से रहा है। इंग्लैंड का झंडा लगा के उधर लिखा 168-0 कि 168-0 और 152-0 वालों के बीच में इस बार क्या होगा? फाइनल। कहने का मतलब था कि साहब ये दोनों टीमें जो है भारत को ऐसे ऐसे अंतर से हरा के। नीचे अपने एक सरदार जी थे, लेफ्टिनेंट जनरल रहे हुए, उनका शाम को 2 पेग लेने के बाद दिमाग खराब हुआ। उन्होंने इस ट्वीट के नीचे वापस ट्वीट किया और वापस ट्वीट कर कहा 93,000, ये तो रिपीट ही नहीं हुआ। ये रिपीटेशन तो दिखाया नहीं क्या? ये भी तो होना चाहिए ना रिपीट कभी ना कभी तो। आप तो शाबाश शरीफ ने तो ट्वीट ही डिलीट किया उसका। दौड़ रहे तुम्हारे पीछे, कहां से चीजें लेके निकाल के ला जाते हो। अब यार 30 साल पहले की चीजें कौन याद रखता है? तुम याद रख के घूमते रहते हो, हम नई नई बातें याद कर रहे थे। यार 1971 क्या चीज है अपने। और 1971 पे तो मुझे इसलिए भी गर्व होता है कि 1971 में ये था कि पाकिस्तान 3 फ्रंट खोल सकता। हमें पूरा पता था कि कहां से क्या क्या लड़ाई करनी। भाई बांग्लादेश लड़ेंगे तो बांग्लादेश की तरफ अपनी आर्मी होनी चाहिए। अपना एक फ्रंट पंजाब की तरफ से लगता है तो पंजाब में अपनी आर्मी होनी चाहिए। एक फ्रंट लगता है जैसलमेर की तरफ से, इसलिए जैसलमेर की तरफ अपनी आर्मी होनी चाहिए। तीनों फ्रंट पे राजस्थान के जनरल है, तीनों फ्रंट पे राजस्थान वाले खड़े किए हुए। उधर ढाका की तरफ सगत सिंह को खड़ा कर रखा था, इधर आपके लेफ्टिनेंट जनरल हणूत हुआ करते, और इधर जैसलमेर वाले बॉर्डर पर तो अपने जयपुर महाराजा थे भवानी सिंह।
जयपुर के मार देते भवानी सिंह। पाकिस्तान ने 2 फ्रंट खोले, पाकिस्तान ने पंजाब फ्रंट खोला, इधर जनरल हनूत ने रोका, उधर वो खोला, बांग्लादेश वाला फ्रंट खोला, वहां सगत सिंह ढाका पे कब्जा ही कर लेते हैं। जैसलमेर से पाकिस्तान ने हमला ही नहीं किया, क्यों बापड़ों इधर ही मर रहे थे, तो इस इधर हमला ही नहीं किया। तो अपने जयपुर महाराजा भवानी सिंह उस समय मेजर हुआ करते, ये परेशान हो गए जैसलमेर बैठे बैठे कि यार हमला ही नहीं कर रहा पाकिस्तान, तो इन्होंने कर दिया। इनका बोर हो रहा था मैं कुछ तो करे, तो ये हमला करके पाकिस्तान की जमीन दबा गए। लाहौर से 17 किलोमीटर इधर थे, उधर भी अपनी सेना घुस गई थी, इधर तो पाकिस्तान का पूरा एक जिला खा गए थे हम, छाछरो। कौन सा जिला खा गए? पूरा छाछरो ही खा गए थे, उधर कब्जा ही कर लिया था हमने। छाछरो 6 महीने तक भारत में रहा है। छाछरो में अपने भारत सरकार के कलेक्टर बनते थे कैलाशदान उज्जवल। 72 में जब शिमला समझौता किया था तो पाकिस्तान ने कहा कि बाकी ठीक है, कूट दिया, सरेंडर करवा लिया, छाछरो तो दे दो। हमने तुम्हारा इधर कुछ भी नहीं किया, तो तुम छाछरो पे कब्जा कैसे कर सकते हो? तो हमने 72 के शिमला समझौते में उनको छाछरो वापस दिया था। तब अपने कलेक्टर साहब जब वापस आए तो वहां पर जो भी अपने जो लगे हुए थे कलेक्टर भारत सरकार लगे थे, वो सारी नेम प्लेट वगैरह उतार के लाए थे, तो अभी भी अपने म्यूजियम में रखी हुई है, ताकि याद रहेगी 6 महीने तक हमने पाकिस्तान का कौन सा जिला दबा के रखा था, छाछरो वाला पूरा जिला दबा के। और वो बांग्लादेश वाली वो तो और शानदार चीज है। उधर ईस्टर्न कमांड जो हुआ करती, उसके अंदर अपने भारत सरकार के एक जनरल हुआ करते जगजीत सिंह अरोड़ा, क्या नाम था? जग्गी शानदार कमांडर थे, अपने जग्गी की पोस्टिंग की हुई उधर ईस्टर्न कमांड पे। जग्गी ने अपने राजस्थान के एक बंदे भेजे, सगत सिंह जी को, सगत सिंह जी आप जाओ और आप जाके और उधर बांग्लादेश वाली कार्रवाई करो। ढाका के ठीक पास एक नदी निकलती है मेघना, कौन सी नदी है? तो सगत सिंह जी कहा गया कि सगत सिंह जी आपको 10 बजे तक मेघना पहुंचना है, मेघना जाने के बाद मेरे ऑर्डर का इंतजार करना है, क्या करना है आगे मैं ऑर्डर दूंगा तब आपको करना है। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। सगत सिंह जी 8 बजे मेघना पहुंच गए। तो अब सैनिकों ने पूछा, फौजियों में जोश रहता है कि साहब अब क्या करें 2 घंटे फ्री पड़ा अपने पास, तो हाँ एक स्पीड में क्या करेंगे? तो सगत सिंह जी ने कहा अच्छा 2 घंटे पड़े अपने पास, और अपने कहा था 10 बजे तक मेघना पहुंचना, अपने 2 घंटे आगे चल रहे हैं, तो 2 घंटे बाद अपने क्या ऑर्डर आएगा कि मेघना क्रॉस करो, तो अपने पहले कर लेते हैं। तो ये भाई साहब 2 घंटे पहले मेघना क्रॉस कर गए। मेघना क्रॉस करने का मतलब ढाका पे कब्जा। जैसे इधर से मेघना क्रॉस की, उधर भारत का क्या हो गया, ढाका पे कब्जा। अब ढाका पे कब्जा करने के बाद इन्होंने जग्गी को मैसेज किया कि जग्गी ढाका पे कब्जा कर लिया। जग्गी बड़े नाराज हुए। जग्गी ने कहा यार तुम मेरे जूनियर हो और तुम मेरे से बिना पूछे कैसे जा सकते हो? अरे का सर काम जल्दी हो रहा था, मैं जानता हूं ना कि सीनियर सर भी क्या कहेंगे, यही कहेंगे, तो मैंने काम थोड़ा जल्दी कर दिया और मैं यहाँ पे जल्दी आ गया। जग्गी गुस्से में, यार जग्गी ने कहा वापस लो सेना, नहीं जाना, ढाका कब्जा नहीं करना, मेरे ऑर्डर के बिना तुम ढाका कब्जा नहीं करोगे। तो सगत सिंह ने कहा कि देखो जग्गी आप मेरे सीनियर हो, बाकी सब बातें मानी, पर आप 2 ही तरीके से सेना वापस जा सकती है, या तो मुझे मार दो ऑन माई डेड बॉडी, या तो मेरी लाश के ऊपर से सेना वापस जाएगी, या इंदिरा गांधी मैसेज कर दे, प्रधानमंत्री कह दे तो ले जाऊंगा, वरना आप मैं ऑर्डर नहीं मान रहा, हमने कैप्चर किया यार पूरा का पूरा ढाका पे, पूरे पे कब्जा है हमारा। तो जग्गी सीरियस हुए, जग्गी ने कहा मैं प्रधानमंत्री से मैसेज करवा दूंगा। हाँ सर करवा दो। प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक, प्रधानमंत्री मीटिंग ले रहे हैं, बीच में प्रधानमंत्री बैठे हैं, पास में रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम बैठे हैं, बाकी मंत्री बैठे हैं, आईएएस बैठे हैं, आईएफएस बैठे हैं। सीरियस मीटिंग चल रही है, क्या करना है अपने को, क्या नहीं करना। ये था भाई जीत तो जाएंगे आज, नहीं तो कल जीत जाएंगे, करना क्या उस पर बात चल रही है। इतने में एक बाहर से पर्ची आती है, एक आईएएस को पकड़ाई जाती है पर्ची, धीरे धीरे रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम के पास आती है। जगजीवन राम पर्ची को देखते हैं, पर्ची पे साइन करते हैं, साइन करके इंदिरा गांधी को पर्ची पकड़ाते हैं। पर्ची में केवल 2 शब्द लिखे हुए, ढाका कनकर्ड, ढाका जीत लिया गया है, इसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ नहीं। कहते इंदिरा गांधी को कभी किसी ने हंसते हुए भी नहीं देखा था, इंदिरा गांधी सीरियस रहते थे। महिला नेता ज्यादातर ही मिलेंगे आपको सीरियस मिलेंगे, है ना, और ये जरूरी भी है कि उनको लगता है कि यार मैं ज्यादा हंसी मजाक करूंगी तो कोई भी इस बात को इजी मान जाएगा, इसलिए नहीं करना, अपने सीरियस रहना। इसलिए जितनी महिला नेता होती है सारी क्रूर होती है, इसलिए महिला नेताओं को देख हमेशा लगता है कि ये शब्द बेहद गलत है कि महिलाओं में ममता है। जितनी महिला नेता सारी की सारी तानाशाह टाइप की मिलेगी, तो इंदिरा गांधी एकदम वैसे एकदम हंसते भी नहीं थे। और कहते इंदिरा गांधी उस दिन उस पर्ची को लेके साउथ ब्लॉक की गलियों में नाच रहे थे, वी वॉन कि उड़ता हुआ साड़ी का पल्लू बता रहा था कि हमने क्या जीत लिया है, और हाथों हाथ कहा सेना वेना कुछ नहीं लड़े, सरेंडर की तैयारी करो। उधर पाकिस्तान का जो कमांडर था, जो उधर उस बेचारा हार था अपने से, उसका नाम था नियाजी। क्या नाम था? जनरल नियाजी। इधर पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति वो है यहिया खान। क्या नाम है? यहिया खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति। यहिया खान रंगीन मिजाज टाइप का आदमी था। पाकिस्तान में एक सिंगर हुआ करती नूरजहां। कौन थी? बहुत अच्छे सिंगर। एज ए सिंगर उनका पूरा सम्मान, वैसे भी मैं उनका खूब सम्मान करता हूं, उनके चक्कर में बांग्लादेश बना था। वो उस दिन नूरजहां यहिया खान के पास में आई हुई वहां पर। यहिया खान का कहा था कि नूरजहां जब आई हुई हो तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उधर से बेचारा नियाजी ढाका से मैसेज करे
कि प्लीज बताओ क्या करना है, पर वो कहे साहब मैडम नूरी आई हुई है, मैडम नूरी आई हुई, तो हम जाके डिस्टर्ब नहीं कर सकते। फाइनली नियाजी को और को समझ में, नियाजी ने वहां पे किया सरेंडर। तो 93,000 फौजियों के लिए सरेंडर करने वाला पाकिस्तान का जनरल था, वो कौन था? इसलिए नियाजी सरनेम पाकिस्तान में इतना अलोकप्रिय हुआ कि पाकिस्तान में कोई भी अपने नाम के आगे नियाजी नहीं लिखता, कि नियाजी लिखने का मतलब है गद्दार, कि नियाजी वहां पे सरेंडर कर गया था। इमरान खान नियाजी है, इमरान खान क्या है? इसलिए पाकिस्तान के सारे नेताओं के सरनेम है, परवेज मुशर्रफ, बेनजीर भुट्टो, शाहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, सब नेताओं के सरनेम है। इमरान खान के आगे कोई सरनेम नहीं। इमरान, उसको पता नियाजी लगाते ही पाकिस्तान वालों को 71 याद आता है कि अपने देश को बेच के आ गए थे। तो बहुत शानदार फोटो, अरे वो फोटो देखना आप कभी। इधर जग्गी बैठा, फिर जग्गी कहा था साइन आप करके आओ, साइन जग्गी करके, जग्गी बैठा है, नियाजी बैठा है। नियाजी जब आया, नियाजी ने पिस्टल डाल रखा अपने यहाँ पे, तो जग्गी ने आते कहा कि पिस्टल उतारो, और पिस्टल उतार के और बाद में यहाँ पे साइन करो। तो उसने कहा यार पिस्टल क्यों उतारूं, मैं जनरल हूं। उसने, अब जनरल नहीं है, अब तू हमारे बंधक है, इसके लिए उसने पहले पिस्टल उतार फिर यहाँ पे साइन कर। तो वो बेटा साइन करने के लिए, तो उसने कहा कि मेरे पास पेन नहीं है। तो कैसे जीव माने यार, कोई कैसे लिख दे कि मेरा देश सरेंडर कर रहा है। तो उसने कहा मेरे पास पेन नहीं है। तो नीचे एक पत्रकार बैठते अपने, उनका पेन तो मैं दे देता हूं, तो साइन मार इधर अपने फटाफट। तो एक पत्रकार पेन देते हैं, और मेज के नीचे बैठे हैं पत्रकार, वो वहां साइन कर रहे हैं। पीछे कुछ फौजी खड़े हैं, उन पीछे जो फौजी खड़े उनमें एक 6.25 फीट का एक फौजी खड़ा हुआ, एक जनरल खड़ा हुआ, वो अपने राजस्थान वाले सगत सिंह थे। वो वहां पे ढाका जीतने वाला जो बंदा था, वो कौन थे? जब हम 71 में जीत गए, तो जनरल सैम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे। जनरल सैम से पूछा गया कि आपने कैसे जीत लिया, क्यों जीत लिया। जनरल सैम ने कहा कि पहले जब अंग्रेजों का राज था, तो मैं और पाकिस्तान का राष्ट्रपति दोनों, पाकिस्तान राष्ट्रपति याहिया खान दोनों अंग्रेजों की आर्मी में थे। 45 के आसपास रिक्रूट हुए थे, हम सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे। मैं सीनियर था, याहिया मेरा जूनियर था। जब विभाजन हुआ तो मुस्लिम ऑफिसर उधर गए, बाकी इधर रहे। सैम खुद थे, वो पारसी थे, तो मैं इधर रह गया। तो जब जा रहे थे, तो याहिया खान ने मेरे से मेरी बाइक मांगी थी। मेरे पास एक महंगी बाइक थी। याहिया खान ने कहा मुझे आपकी बाइक दे दो। मैंने बाइक दी, मैंने कहा पैसे। उस टाइम महंगी बाइक थी, 15-20 हजार रुपए की बाइक आती। तो याहिया खान ने कहा था पाकिस्तान जाके पैसे भेज दूंगा। याहिया खान वो पैसे खा गया, उसने पैसे वापस नहीं भेजे। सेम धीरे धीरे, सेम सीनियर थे याहिया खान से, सेम धीरे धीरे बन गए भारत के थल सेनाध्यक्ष। याहिया खान पॉलिटिक्स में आगे क्या बन गए? राष्ट्रपति। तो उसमें सेम बोलते हैं कि याहिया खान मेरी बाइक के पैसे खा गया था, मैंने याहिया खान का आधा देश खा लिया। ब्याज में कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। कल पढ़ेंगे।